हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का प्रश्न है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन की कमी के कारण। और आयोडीन की कमी के कारण ही मानव के शरीर में घेगा नामक रोग की वो भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वह है आपका विषाणु का। तो क्वेश्चन है आपका, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु का। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 80 mm पारे के। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर है इसका बैगनी रंग का। तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में कौन सा उत्प्रेरक होता है? इसका सही आंसर है पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन किया जाता है और वह है आपका एस्ट्रोडी। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे एक जगह स्थिर नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। मतलब स्पंदन मतलब धड़कन की क्रिया होती है। तो मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट में 72 बार स्पंदन यानी कि धड़कन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब को नापते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर नामक एक यंत्र है जिसके माध्यम से रक्तदाब को मापते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर है जीरेनोटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। खट्टे फलों में जैसे नींबू, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। तो दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण ही दूध दही जमता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है आपका प्रमस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है आपका प्रमस्तिष्क। ये अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किए हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण है। और यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7.4। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह शुद्ध 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन। तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है केपलर ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन पर। तो नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका सही आंसर है सीवी रमन का। तो 7 नवंबर 1888 भारत के महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है जो हैं सीवी रमन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गलगंड, यानी कि घेघा नामक रोग नहीं हो इसलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। तो विद्युत मोटर का जो कार्य है वह है आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, यानी कि रूप को परिवर्तित कर देना। चलिए अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर जो है वह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। चलिए अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है शैवाल का।
तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि खुली हवा में आते ही वह जलना शुरू कर देता है, इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर हमेशा रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु है वह है आपका ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है, कौन नीले लिटमस को लाल करता है? तो इसका सही आंसर है अम्ल। अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज ने ही लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, एक तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है टीएनजी, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल विस्फोटक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की हुई थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इसका सही आंसर है वायलिन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वे वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, क्योंकि वायलिन को अच्छे तरह से बजा लिया करते थे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किए हुए थे। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक जब गिर जाता है तो यह आंधी तूफान की संभावना होती है, जो कि आंधी तूफान अधिक आने का संकेत हो जाता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का जमता है वह विटामिन के की कमी से जमता है। अगला प्रश्न है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स को
बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2 होता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही आंसर है रोनाल्ड रॉस ने। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जिसकी खोज किए हुए थे रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्ल लिनियस को। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है वह कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है तांबा, टीन और जिंक का। तो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है गन मेटल। चलिए अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक। तो लहसुन में उपस्थित सल्फर यौगिक होने के कारण अभिलाक्षणिक गंध उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जल में आसानी से घुलनशील है? तो यह गैस जो है वह नाइट्रोजन गैस है, जो कि जल में आसानी से घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है। अगला प्रश्न है, पनीर किसका एक उदाहरण है? तो सही आंसर है इसका जेल का। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है चेचक। तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर जो हैं वे चेचक नामक रोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदाता में दाता की जो आँख होती है वह आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वह है कार्निया। चलिए अगला प्रश्न है, साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है, मानव शरीर के जांघ की जो हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है। चलिए अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग करने से गाय और भैंस के थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव।
तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का जो कारण होता है वह है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, यानी आकार बढ़ जाएगा उसका। अगला प्रश्न है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। लिए अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है निर्वात यानी कि खाली स्थान में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद का समय क्या होगा। तो एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार 7:30 होगा। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी होती है। एक खगोलीय मात्रक की जो औसत दूरी होती है वह कैसी होती है। तो वह होती है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आर्यभट्ट ने, जिन्होंने शून्य की खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है रैखिक संवेग संरक्षण का। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। इसका सही आंसर है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। यही कारण है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो किए हुए थे वे लैमार्क एवं ट्रेविरेनस थे। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेटस को। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के अध्ययन को, पुष्प यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय स्थित है वह आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कार्ल वान लिनियस को वर्गीकी का पितामह यानी पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है स्पेसीज। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी।
तो इसका सही आंसर है लीeuwenhoek ने। तो लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कार्टिकल्स। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाला जो कवक है उसका नाम है कार्टिकल्स। अगला प्रश्न है, कौन खुजली के रोग स्केबिज का कारण है? तो इसका सही आंसर है कवक। तो कवक ही खुजली के रोग यानी कि स्केबिज का कारण है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण के। तो लाइकेन जो हैं वे वायु प्रदूषण के सूचक हैं। अगला प्रश्न है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो आपका टेरिडोफाइटर्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इसका सही आंसर है साइकस। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? तो श्वसन मूल जो पाई जाती है वह जूसिया नामक पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है साइकस से। तो साइकस से ही साबूदाना की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, स्तंभ मूल कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न है, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, यानी कि जड़ जो होती है वह पौधा के मूलांकुर से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है।